my dear students, welcome to Physica Tube. In this video, I will discuss MCQs on quantum mechanics and this is part 6 of the series. और इसी के साथ जो PDF है MCQs की, I have attached the PDF in the description. So you can go through the PDF and if you find the questions are interesting, then you can watch the video for solutions. और इसी के साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. Let us start with the first question. The first question is which of the following is eigen function of Lz? तो हमारे पास चार यहाँ पे वेव फंक्शन गिवन है. कौन सा वेव फंक्शन जो है Lz का आइगन फंक्शन है ये हमें बताना है. ठीक है, Lz की जो ऑपरेटर फॉर्म है दैट इज माइनस आइटा एच कट करली ओवर करली फाई. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ये वाली इक्वेशन है, इफ q इज एन ऑपरेटर इट इज एक्टिंग ऑन अ वेव फंक्शन साई एंड वी आर गेटिंग q साई, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन. और यहाँ पे जो साई होगा दैट इज द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर q. तो यहाँ पे भी हमारे पास साई की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. हम चेक करेंगे कि किस वाले वेव फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम पहला केस ले लें साइन फाई, तो यहाँ पे Lz एक्टिंग ऑन साइन फाई अगर हम करेंगे तो क्योंकि Lz में डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू फाई, तो यहाँ पे हमारे पास cos फाई आ जाएगा. सो इट मींस इट कैन नॉट बी रिटर्न इन दिस फॉर्म q psi इज इक्वल टू स्मॉल q psi. सो ये वेव फंक्शन जो है दैट इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ Lz. और ऐसे ही cos फाई जो है उसका भी डेरिवेटिव sin फाई होता है, तो ये भी वेव आइगन फंक्शन नहीं होगा. और cos स्क्वायर फाई का भी जो डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos फाई sin फाई आ जाएगा, तो इसलिए ये भी Lz का आइगन फंक्शन नहीं होगा. सो आंसर इज ऑप्शन सी. और कैसे करेंगे, जब हम Lz को e पावर आइटा फाई इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे क्योंकि Lz में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू फाई है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वन इज माइनस आइटा एच कट, ये तो ऑलरेडी है, और साथ में आएगा आइटा ई पावर आइटा फाई. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा एच कट ई पावर आइटा फाई. सो इफ दिस इज अ वेव फंक्शन और इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी एच कट. ठीक है, सो इसलिए जो ई पावर आइटा फाई है दिस इज आइगन फंक्शन ऑफ Lz. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A satisfies the condition A डाइगर इज इक्वल टू 1 देन A will be. तो यहाँ पे जो डाइगर गिवन है, ये जो प्लस का साइन है, इट मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. मींस अगर आपके पास A जो मैट्रिक्स है अगर उसकी एंट्रीज सारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो उसमें आप उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों चीज कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इसमें से कौन सा ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यूनिटरी ऑपरेटर. यूनिटरी के केस में हमारे पास ये कंडीशन होती है ए डाइगर इज इक्वल टू ए इनवर्स. मींस जो एडजॉइंट है, ए डाइगर को हम एडजॉइंट भी बोल देते हैं, जो एडजॉइंट है दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ. और जो हर्मिशियन है उसमें क्या होता है दैट हर्मिशियन ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट, मींस ए डाइगर इज इक्वल टू ए. तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है ऑपरेटर का दैट इज इक्वल टू द ऑपरेटर इटसेल्फ. और ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन में ए डाइगर इज इक्वल टू माइनस ए होता है. ठीक है, और सिमेट्रिक वाला केस क्या होता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स जो है जो गिवन है आपके पास ऑपरेटर आपका मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसकी एंट्रीज जो हैं वो सारी रियल हैं, तो उस केस में ये जो डाइगर है इसको सिर्फ हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं. तो हम उस केस में ये कंडीशन ये लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू ए, मींस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ. क्योंकि एंट्रीज अगर रियल हैं तो उस केस में ट्रांसपोज ही रहेगा, कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं बनेगा. तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिक बोल देते हैं इसको. तो जो यहाँ पे गिवन कंडीशन है उसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन सुपरपोजिशन स्टेट गिवन बाय द वेव फंक्शन. तो ये वेव फंक्शन गिवन है और हमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है. तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये हमने वेव फंक्शन लिख लिया जो हमें गिवन है साई, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो हम लगाएंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. तो साई स्टार साई अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर डी टाउ इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक. और जब साई स्टार साई लिखेंगे क्योंकि कहीं पे भी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्टली ये जो इसके सबके कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, वी कैन से
तो ये 16 हो गया, सेकंड ये -2 है, ये 4 हो गया, साथ में साइड 2 1 1 साइड 2 1 1 आ गया, ऐसे ही ये 6 हो गया, एंड ये -10 है तो स्क्वायर करेंगे तो +10 हो जाएगा, -√10 इंटू -√10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर तो है ही बाहर, बाकियों में सिर्फ कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं 16 4 6 10 ये बाहर निकाल लो और सबके बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ठीक है, ये टर्म जो है इंटीग्रेशन के अंदर ये 1 होगा, तो इसको ऐड करके कोफिशिएंट को ऐड करके बन गया 36। सो ए स्क्वायर इंटू 36 इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/6, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन स्टेट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, उसी तरीके का हमें यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन स्टेट दिखाना है। तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो है, लेट अस से कि x डायरेक्शन में px अगर हम लें, दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा h कट कर ली ओवर कर ली x, और इसका आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन कौन सा होगा, वो सेम ही केस है कि आपका जो डेरिवेटिव है, हमने रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, और जिस भी इक्वेशन को, जिस भी वेव फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, q psi इज इक्वल टू q psi दैट इज द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर px। तो अगर हम यहाँ पे देखें, साइन को नहीं लिख सकते, कॉस को नहीं लिख सकते, जैसे प्रीवियस केस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं अभी दोबारा से नहीं करूंगी। और ऐसे ही इसको अगर आप लिखोगे, ये वाला जो फोर्थ केस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा डेरिवेटिव, कॉस का माइनस साइन, सो इट कैन नॉट बी रिटन एज q psi इज इक्वल टू q psi। इस आइगन वैल्यू इक्वेशन वाली फॉर्म में डी ऑप्शन जो है इसको भी नहीं लिख सकेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगर इसका आपने करा px ऑन दिस वे फंक्शन a e पावर आइटा kx, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस आइटा h कट तो आ जाएगा डेरिवेटिव में इनटू a, और साथ में आएगा आइटा की। तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यू बनेगी दैट इज माइनस आइटा इंटू आइटा इज +1 h कट k a into e power iota kx, where e power iota kx is the eigenstate of this operator। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव किनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, उनकी रेशियो बतानी है, और हमें यहाँ पे me/mp मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो इज गिवन। पर यहाँ पे क्योंकि किनेटिक एनर्जी का हमें एक कंडीशन गिवन है कि दोनों की किनेटिक एनर्जी इक्वल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये वाली कंडीशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम किनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है ½ mv² वो लगाएंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पे me/mp की जो वैल्यू आएगी दैट इज vp/ve होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ गई इसको हम फर्दर यूज करेंगे। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये वाला फॉर्मूला हो गया, और ये प्रोटॉन के लिए हो गया, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो h कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचेगा दैट इज, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, उल्टा कर दो 1860, और इस vp/v की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, तो कैंसिल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1860, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 43 आंसर बनेगा। सो दोनों का जो रेशियो आएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्यूटेटर ऑफ x² एंड p² इज। तो हमें कॉम्यूटेटर निकालना है। देखो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, x² और p² के कॉम्यूटेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं x² p/p, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज p, एक बार बाहर लिखो x² एंड p का कॉम्यूटेटर प्लस x² एंड p का कॉम्यूटेटर इनटू p। ठीक है, क्योंकि p ऑपरेटर है तो इसलिए p को लेफ्ट साइड लिख रहे हैं या राइट साइड लिख रहे हैं, ये चीज मैटर करती है, और इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर a और bc का आपने कॉम्यूटेटर लिखना है, यहाँ पे ये दो ऑपरेटर मल्टीप्लाइड हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटू कॉम्यूटेटर ऑफ a इंटू सी प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ a एंड b इंटू सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अभी हमें क्या चाहिए, x² और p का कॉम्यूटेटर का वैल्यू कितना आएगा,
तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम सिंपली वेव फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर कॉमा पी, तो ये वेव फंक्शन हो गया साई, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला खोल दिया एक्स स्क्वायर पी का, एक्स स्क्वायर पी साई माइनस पी एक्स स्क्वायर साई। तो पी ऑपरेटर जो है इसकी वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। ये जो पी है ऑब्वियसली ये एक्स डायरेक्शन में ही होगा मोमेंटम, माइनस आइटा एच कट कर लिया एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, ये देखो इस केस में तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें तो सिर्फ एक ही टर्म बनेगी करली साई और करली एक्स, और ये जो सेकंड टर्म है इसमें क्योंकि करली और करली एक्स ये दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट करेगा, तो ये पहली होगी एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव प्लस फिर हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ साई और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। तो फिर हमने क्या करना है, ये माइनस और प्लस ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 आइटा एच कट एक्स साई। तो साई दोनों साइड है इसलिए एक्स स्क्वायर और पी का जो कॉम्यूटेटर आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आइटा एच कट एक्स। तो इसको हम इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देख सकते हो P बाहर है क्योंकि लेफ्ट साइड है 2 आइटा एच कट एक्स प्लस 2 आइटा एच कट एक्स पी। तो यहाँ पे जो P है क्योंकि वो ऑपरेटर है तो मैंने जैसे पहले बोला वो इस साइड पे है लेफ्ट या राइट, ये चीज मैटर करेगी। तो आंसर आ जाएगा 2 आइटा एच कट पी एक्स प्लस एक्स पी, तो इसलिए हो गया आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 2-dimensional potential Vxy is equal to this is। so यहाँ पे हमें 2-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल गिवन है एंड हमें फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट का एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल गिवन है, अगर आपके पास आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम अगर दोनों को देखें, जो एक्स वाला कंपोनेंट है उसको हमने ओमेगा एक्स लिख दिया और जो वाई वाला कंपोनेंट है अगर उसको हम ओमेगा वाई लिखें तो ये आपका हो गया एम ओमेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे बनेगा। और अगर हम इसके साथ कंपेयर करें जो गिवन पोटेंशियल है तो ओमेगा एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और जो ओमेगा वाई का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करूँ ओमेगा को तो ये वाला पोटेंशियल ही आ जाएगा मेरे पास वापस से। सो इस केस में क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी डीजेनरेसी नहीं होगी। तो जनरली जो आइसोटॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें हम डीजेनरेसी निकालते हैं क्योंकि एनर्जी जो है, अगर हम हार्मोनिक 2-dimensional ऑसिलेटर की बात करेंगे तो उस केस में हम एनर्जी ऐसे लिखते हैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 एच कट ओमेगा, ठीक है। और एन एक्स प्लस एन वाई जो है दिस इज इक्वल टू एन, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो एन एक्स और एन वाई के डिफरेंट हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं वहां से हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड सेट एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज नॉन डीजनरेट होती है, बट जैसे हम हायर लेवल्स की बात करेंगे तो जैसे अगर एन इज इक्वल टू 1 हम ले लें तो इन दोनों का एन एक्स प्लस एन वाई के इक्वल है क्योंकि एन, तो दोनों के कौन से कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आता है वो वाली जो एनर्जी है वो डीजनरेट स्टेट्स हो जाएंगे। जैसे अगर हम एन को 0 ले लें, इसको 1 ले लें, या फिर इसको 1 ले लें, इसको 0 ले लें, तो दोनों में केस में एन की वैल्यू 1 ही बनेगी, मींस एनर्जी जो है वो सेम बनेगी 2 एच कट ओमेगा बनेगी। तो इसलिए वो वाली जो स्टेट्स हैं दोनों 0 1 एंड 1 0 दीज आर डीजनरेट स्टेट्स। दिस इज फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हिच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इक्वल, अगर इक्वल होंगी तो इस ऐसा केस बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन वहां पे फ्रीक्वेंसीज दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए जो इस केस में एनर्जी की हम वैल्यू लिखेंगे अगर इसको हम ई एक्स वाई लिख दें और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1/2 एच कट ओमेगा एक्स, क्योंकि ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई जो है दे आर नॉट इक्वल, तो हमने यहाँ पे इस एनर्जी के फॉर्मूले में दोनों को अलग अलग मेंशन करना है, ठीक है। एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, और फिर हम इसमें ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा क्योंकि ओमेगा एक्स ओमेगा है, एंड प्लस एन वाई प्लस हाफ 2 एच कट ओमेगा क्योंकि ओमेगा वाई की वैल्यू 2 ओमेगा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी निकालने के लिए देखो क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेनी है तो जो हमारे पास एन एक्स और एन वाई है
इनके जो क्योंकि डीजनरेसी तो इस केस में नहीं है, ठीक है। और इसमें जो nx और ny है इसकी वैल्यू हम अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 0 1 भी ले सकते हैं, 1 0 भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है? तो हम दोनों के साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, ठीक है, ny को। तो जब nx 0 है तो उस केस में हमारी वैल्यू बनेगी 7/2h कट ओमेगा। तो ये वाला तो आंसर जो है ऑप्शंस में नहीं है, तो हम दूसरा ट्राई करते हैं, 1 0 लेंगे। अगर nx 1 है और ny 0 है तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू बनेगी, अगर nx को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3/2h कट ओमेगा, और ny को 0 करा तो सेकेंड टर्म आ जाएगी h कट ओमेगा। सो टोटल एनर्जी बन जाएगी 5/2h कट ओमेगा। सो इसलिए मैंने बोला है कि डीजनरेसी नहीं है, तो दोनों nx और ny की दोनों वैल्यूज के लिए जो एनर्जी है वो सेम नहीं आ रही है। एक के लिए 7/2 आ रही है, एक के लिए 5/2h कट ओमेगा आ रही है। जबकि अगर डीजनरेट वाला केस है, ठीक है, जिसमें ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई इक्वल है, चाहे nx 0 ले लो चाहे ny 0 ले लो, अगर टोटल n 1 है तो एनर्जी कितनी आएगी? 2h कट ओमेगा। तो वी कैन से कि 2 फोल्ड डीजनरेसी है। बट यहाँ पे डीजनरेसी नहीं है, दी स्टेट्स आर नॉन डीजनरेट। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 5/2h कट ओमेगा। सो ऑप्शन डी। यहाँ पे h कट नहीं लिखा है, h कट आएगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल Vxy इज इक्वल टू दिस, द स्टेट विद एनर्जी 4h कट ओमेगा इज g फोल्ड डीजनरेट, द वैल्यू ऑफ g इज। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन गेट के पेपर में आया हुआ है, आई थिंक 2014 के पेपर में आया है। तो यहाँ पे v की वैल्यू गिवन है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई दोनों इक्वल हैं, विच इज इक्वल टू ओमेगा। और इस केस में आपने जो एनर्जी 4h कट ओमेगा है, g फोल्ड डीजनरेट है, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, मींस इस एनर्जी के लिए कितनी डीजनरेसी होगी। तो जैसे हमने प्रीवियसली लिखा है, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एनर्जी की वैल्यू अभी हमने लिखी है, दैट इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस 1h कट ओमेगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या है, एनर्जी गिवन है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू 4h कट ओमेगा। तो हम देखेंगे कि अगर हम nx प्लस ny की वैल्यू 3 ले लेंगे तो एनर्जी हमारे पास 4h कट ओमेगा आ जाएगी। तो अगर ये 3 है, इट मींस जो आपका n है दैट इज इक्वल टू 3। तो इसमें n की वैल्यू क्या होती है, nx प्लस ny। तो हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि दोनों का सम 3 कैसे बनेगा, ठीक है। एक तो हो गया, अगर हम एक की वैल्यू 1 ले लें, एक 2 ले लें, ठीक है। अगर आपका nx और ny है तो 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, देन 3 0 और 0 3, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो चारों कॉम्बिनेशंस के लिए जो एनर्जी आएगी दैट इज 4h कट ओमेगा। सो इसलिए ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, दिस इज द डीजनरेसी। तो 4 फोल्ड डीजनरेसी हो गई। 4 फोल्ड मींस जो g का वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल इन द पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू दिस आर। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालनी है फॉर दिस गिवन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल में ये वाली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड पर्टर्बेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये हमारा जो सिस्टम गिवन है उसके लिए हम हैमिल्टोनियन लिख देते हैं, दैट इज t प्लस वी। टी जो है किनेटिक एनर्जी टर्म है, पोटेंशियल की टर्म हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं दैट इज कॉल्ड अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, h नॉट लिख लिया, एंड दिस इज पर्टर्बेशन, इसको हमने h डैश लिख लिया। अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है उसको हमने अगर En बोल दिया, विच इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, तो हमने इस पर्टर्बेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। और उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन दोनों देखेंगे। सो लेट अस सॉल्व फॉर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में अगर आप देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने एमएससी में पर्टर्बेशन थ्योरी में पढ़ा होगा। और h डैश हमारे पास माइनस ax है, यहाँ पे माइनस a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो x एंड p पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं, हम उनको इस केस में इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हो तो उस केस में हम x की वैल्यू ये लिख सकते हैं, ठीक है, रूट h कट बाय 2 ओमेगा a प्लस a माइनस। और यहाँ पे ये जो टर्म है रूट वाली, ये बाहर आ जाएगी, हमारे पास सिर्फ a प्लस a माइनस बचेगा। दोनों ऑपरेटर्स हैं,
जो A प्लस है ये इस स्टेट पे एक्ट करेगा तो आपके पास आएगा n, यहाँ पे n+1 ये बनेगा, ठीक है। और जो A नेगेटिव है वो स्टेट को लोअर कर देगा by 1, तो n-1 होगी ये स्टेट और बाहर आ जाएगा √n। अब यहाँ पे ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये और ये दोनों ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का वो आपका हो गया 0, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शन देखेंगे कि उसमें क्या वैल्यू आएगी। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू n है और यहाँ पे जो En एंड E हैं दीज आर द एनर्जीज, और हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए En है n+12 h⁻⁴, तो E हो गया k+12 h⁻⁴। En-E करेंगे तो n-k h⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 को। जब En-E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n-k h⁻⁴, और न्यूमरेटर में आपने h' की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है -ax, यहाँ से a बाहर आ गया, a² हो गया और नीचे से h⁻⁴ बाहर आ गया, तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट है। और जो रिमेनिंग टर्म है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली करी थी इन टर्म्स ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स, और ये वाली टर्म फिर से बाहर आ जाएगी, देखो आप, ठीक है, h⁻/2m⁻। और जो रिमेनिंग है पार्ट उसमें ये दो पार्ट आ गए। अब क्या होगा, ये a+ इस पे एक्ट करेगा और a- इस पे एक्ट करेगा, और हमारे पास जो टर्म बनेगी दैट इज a²/2m⁻²। ये सॉल्व करके आ गया फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको। और जब a+ n स्टेट पे जाएगा तो √n+1 इट विल रेज इट बाय 1, एंड ये लोअरिंग ऑपरेटर वाला सेकेंड वाला केस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड है, क्योंकि मॉड स्क्वायर है तो ये दोनों जो कोफिशिएंट है दोनों का डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे n+1 आएगा, ये n आएगा। और ये जो स्टेट है इसको हमने डेल्टा के n+1 लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे भी स्टेट को डेल्टा के n-1 लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे क्या करना है कि k इज नॉट इक्वल टू n है, पर k को यहाँ पे हम n+1 लिख सकते हैं। अगर k n+1 हो गया तो ये वाला k भी n+1 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया सॉल्व करके। यहाँ पे k अगर n-1 हो जाए तो ये डेल्टा जो है वो 1 हो जाएगा। सो ये आपकी सेकेंड टर्म आ गई। दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा -1 सॉल्व करके, तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन बन जाएगी -a²/2m⁻²। सो इसलिए जो एनर्जी आपकी आएगी सॉल्व करके फॉर द पर्टर्बेशन दैट इज -a²/2m⁻², और इसको हम ऐड कर देंगे इन द एनर्जी विच इज अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, En, और उसकी वैल्यू कितनी होती है n+12 h⁻⁴। अगर इसमें हम En' को ऐड करेंगे, इफ दिस इज En', तो हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f⁵ इज द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन σθ⁵ विल बी। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेट्स फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज द फॉलोइंग। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज इक्वल टू n²/8ml², और यहाँ पे टू करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का एनर्जी का डिफरेंस बताना है। तो अगर हम दो स्टेट्स ले लें, वन इज En जो ये गिवन है, और अगली ले लें दैट इज n+1, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली n+1² हो जाएगा ओवर 8ml²। एंड व्हेन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा En+1 En करेंगे जब, तो सॉल्व करके जो ये एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू n+1² -n²। तो क्या बन जाएगा आंसर 2n+1, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सो दैट इज ऑल अबाउट द MCQs ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियसली किसी भी नेट या गेट के एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।